हाय एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी हाईलाइट। इस सेशन में आप लोगों को पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में से जितने भी पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको हाईलाइट करके चलेंगे एंड विल ट्राई कि हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को वन शॉट में फिनिश कर देंगे। एंड ये सीरीज आप लोगों के लिए एम्स नर्सिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर करें उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज इस वाले चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एज वेल एज नीट एग्जाम के लिए तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ही। सो लेट स्टार्ट द सेशन। अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट नीड कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठे, एज वेल एज आप लोग ने अगर इस चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ है तो अपने नोट साथ में लेके बैठे एंड उसके साथ साथ कुछ हाईलाइटर्स, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको साइड बाय साइड हाईलाइट करके चले। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई होप आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, चलो। एज वी ऑल नो बच्चों, दिस इज अ सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इसका वेटेज भी बहुत अच्छा रहता है। what exactly we are going to study in this chapter? In this chapter we are going to study about the how the living organism are classified into different groups। हमने living organisms को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डिफरेंशिएट किया है। इससे पहले वाले चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन का बेसिक देखा है। दैट्स योर के पी सी ओ एफ जी एस। आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। व्हाट इज के हियर? के इज योर किंगडम, पी इज योर फैलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी फॉर genus and S for species। स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन जो हमारी यूनिट है, दैट्स योर स्पीसीज। तो एग्जैक्टली हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में कि हमारे पास कितने किंगडम्स में हम लोगों ने जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स उनको हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन किंगडम्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है हम उस बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी अर्थ पे हम मान के चलते, मतलब एक स्टोरी की तरह हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। सबसे पहले वी हैव अ साइंटिस्ट, एरिस्टोटले। एरिस्टोटले हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सबसे पहला अटेम्प्ट किया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। तो इस लाइन को हम हाईलाइट करेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एरिस्टोटले वाज द अर्लीस्ट, सबसे पहले थे टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, जिन्होंने क्लासिफिकेशन का एक साइंटिफिक बेसिस हमको दिया था। इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, वी ऑल नो मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया और जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। बाहर से देख के मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, किस कैटेगरी में डिवाइड किया? विल हाईलाइट ट्रीज, शर्ब्स एंड, जो सबसे लार्ज साइज के वो ट्रीज, देन छोटे शर्ब्स, देन उससे छोटे हर्ब्स। ऐसे बाहर से देख के उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। सेम टाइम पे उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। अब एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया? ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट वन ग्रुप वाज जिन ग्रुप्स के अंदर रेड ब्लड है एंड वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं। फर्स्ट पैरा सबको समझ में आया? इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा? एरिस्टोटले जिन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का, प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया। एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, द फर्स्ट वन विच हैव रेड ब्लड एंड अनदर वन विच डू नॉट हैव एनी रेड ब्लड। फर्स्ट हमारा एरिस्टोटले का डन। देन उसके बाद हम लोग एक ट्रिक के थ्रू इसको याद करेंगे। वी हैव अ ट्रिक, एल ई सी एच, लीच से हम लोग याद रखने वाले हैं। लीच जो हमारे साइड में, मतलब एल से जो हमारे साइंटिस्ट है, एल इज व्हाट? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ई फॉर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट गेव थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सी फॉर कॉपलैंड, कॉपलैंड गेव फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एंड आर एच विटेकर गेव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। रिपीट आफ्टर मी। Carolus Linnaeus 2 kingdom classification, Ernest 3 kingdom classification, Copland 4 kingdom classification and R.H. Whittaker 5 kingdom classification। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आती है। लीच की स्पेलिंग है ये होती है डब्ल्यू, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। स्पेलिंग को शॉर्ट बना दिया हमने, LECH कर दिया। अब 5 किंगडम के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, उसके लिए भी एक और सी ऐड कर दो, इससे और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये कौन थे हमारे? कार्ड वॉर्स।
ठीक है, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन एज वेल एज हमारे डोमेन्स 3 डोमेन्स बना के दिए थे। डन, यहाँ तक इतनी चीज हमको याद हो गई। सबसे पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन, तो उसकी ट्रिक हमारे पास थी कपकॉफ-गस, KPCOFGS। देन हमारे पास क्लासिफिकेशन की ट्रिक LECHC, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 4 5 6 ऐसे करके हमने इनको डिवाइड किया। तो सबसे पहले हाईलाइट करो अभी जो हमने याद किया, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम कौन कौन से थे हमारे पास? प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हमको पता है प्लांट्स और एनिमल्स में उन्होंने क्या किया भाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उन सबको, जिनके अंदर सेल वॉल है प्लांटी में डाल दिया, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है मूव कर सकते हैं उनको एनिमेलिया में डाल दिया। अब क्या किया, बट दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। इस सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस थे, सो दीज आर द लिमिटेशन। इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ही इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन सेकंड इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास प्लांटी के अंदर यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों टाइप के एनिमल्स आ गए, दोनों टाइप के प्लांट्स आ गए। ऐसे ही हमारे पास यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक एक साथ आ गए। तो ये तो लिमिटेशन है ना। तो अगर आपसे कोई कैरोलस लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन पूछे तो फर्स्ट आंसर यू शुड बी कि दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक। दीज आर द 3 पॉइंट्स, ठीक है। Then classification of organism into plants and animal was easily done। ये बहुत easily किया गया था एंड easily हम इसको समझ सकते भी थे, लेकिन इसकी limitations बहुत ज्यादा होने की वजह से हम ये एक्सेप्ट नहीं था। बिकॉज किसी भी चीज के अंदर अगर कोई लिमिटेशन होती है तो हमको एक्सेप्ट नहीं होता ऑब्वियसली। तो इजी टू अंडरस्टैंड था, बट large number of animals or large number of organisms did not fall into either categories। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास सेल वॉल था, वो फिर भी मूव कर पा रहे थे। अब उसको प्लांटी में रखे एनिमेलिया में रखे, फ्यूजन हो गया था हमारे पास। तो बहुत सारे एनिमल्स थे ऐसे जो दोनों में से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आ पा रहे थे। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी ज्यादा टाइम के लिए यूज किया गया, वाज फाउंड इनएडिक्वेट। मतलब ये हमारे लिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था। डन यहाँ तक। देन beside gross morphology a need was also felt for including other characteristics। मतलब सिर्फ हम morphology को ना देखें क्लासिफिकेशन के लिए, दे आर सेइंग कि मॉर्फोलॉजी के अलावा वी शुड इंक्लूड मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि वी कैन ऑल्सो कंसीडर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एनिमल का हैबिटेट कैसा है, वो टेरेस्ट्रियल है एक्वेटिक है मेरीन है कैसा है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है सेक्सुअल है, या फिर उसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कुछ है या नहीं है। तो दे आर सेइंग कि हमको इन वाले कैरेक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। देन क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन के अंदर चेंजेस आते गए। प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। मतलब अलग अलग जो सिस्टम्स आए उनमें उन्होंने देखा कि भाई प्लांट और एनिमल के 2 किंगडम तो हमको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। बट क्या किया गया, पहले क्या था एनिमल और प्लांट ही बना दिया गया, उनको डालते चले गए। लेकिन अब इन्होंने देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को जब हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, उस थॉट को, उस प्रोसेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। एनिमल्स के अंदर अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म को डाल रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास गाइडलाइंस होनी चाहिए। द नंबर and the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time to time। अलग अलग हमारे पास नंबर ऑफ किंगडम्स आते रहे एंड अलग अलग उनकी अंडरस्टैंडिंग होती रही। यहाँ तक मेरे को बताओ जल्दी से, आप लोग यहाँ तक सब कुछ समझ में आया नहीं है? अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है देन विल मूव ऑन फर्दर। क्लियर? अब तक हमने एरिस्टोटले का देखा, उन्होंने प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया, ट्री शर्ब्स हर्ब्स इनके बेसिस पे डिवाइड किया। एंड देन उसके बाद हमने कैरोलस लीनियर देखा, प्लांट एंड एनिमल वो क्यों एक्सेप्टेड नहीं था, बिकॉज उसके अंदर यूकैरियोट प्रोकैरियोट फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब आ रहे थे। फिर अलग अलग बहुत टाइम लगा प्लांट्स और एनिमल्स को चेंज करने में, उसको किंगडम तो वही रखा बट उसके अंदर एनिमल्स डालने की जो हमारे पास क्राइटेरिया था उनको हमने चेंज कर दिया। इज इट डन?
देन हमारे पास आता है एक बड़ा सा जो टेबल, हमारा टेबल, दिस इज योर टेबल 2.2 जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या है, हमको 5 किंगडम्स के बारे में दिया हुआ है, बट इस टेबल को हम बाद में करेंगे। पहले हम इसके नीचे जो डेटा लिखा हुआ है उसको पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा 5 किंगडम को क्लासीफाई करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस डेटा को देखने वाले हैं। ये क्या बोलता है, आर एच विटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर ने दिया था, याद कर चुके हैं हम। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से ईयर में दिया गया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सो योर आंसर इज 1969. Very good. In 1969, he proposed a 5 kingdom classification, and those 5 kingdoms were, repeat करो जल्दी से, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ये पांचों के पांचों किंगडम्स हमारे पास बन चुके थे, कब तक, 1969 तक। अब इन 5 किंगडम्स को कैरेक्टराइज करने का क्या क्या क्राइटेरियाज यूज किए गए थे। क्राइटेरियाज थे हमारे पास, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी, इस लाइन को हम हाईलाइट करके चलेंगे। सबसे पहले विल हाईलाइट आर एच विटेकर 1969, एंड देन इनका क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यू में, जिसमें दे आर सेइंग कि भाई हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसको कंसिडर नहीं करता, तो वो एनटीए की गलती थी उस टाइम पे जो उन्होंने क्वेश्चन डाला। बट एनसीईआरटी डायरेक्टली सेइंग रिप्रोडक्शन, अगर फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो हम एनटीए की आंसर की के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम रिप्रोडक्शन को ही मार्क करके चलेंगे, बिकॉज वो कैरेक्टराइजेशन इस बेसिस पे, बिकॉज वी आर सेइंग इस वाली टेबल में कोई रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, बट इन्होंने रिप्रोडक्शन को भी लिया था। ठीक है, फिर हमने बोला था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जिसके अंदर 3 डोमेन्स बनाए गए थे। वो 3 डोमेन्स क्या थे, हैव ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। मोनेरा को उन्होंने 2 डोमेन्स में डिवाइड किया, एक हमारे पास यूकैरिया, एक हमारे पास आर्की। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया वाला जो था ना, उन दोनों को अलग अलग डोमेन्स में बना दिया गया था, बिकॉज आर्की बैक्टीरिया वी ऑल वेरी वेल नो, इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ये दो दिया, एंड एक हमारे पास थर्ड डोमेन दिया गया था, जिस बेसिस पे वी कैन कॉल इट अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हायर क्लासेस 12th में 2 चैप्टर दिया हुआ नहीं है, तो हमको नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, अब देखते हैं, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं, कैसे इन्होंने इन 5 के 5 किंगडम्स को डिवाइड किया था। तो सबसे पहले मेन चीज आती है, हमको कैरेक्टर्स देखने हैं, कौन कौन से कैरेक्टर। द फर्स्ट कैरेक्टर वी हैव सेल टाइप, देन सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक एक किंगडम को लेके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। सबसे पहले आता है हमारे पास मोनेरा। वी आर वेरी वेल नो, मोनेरा का सोल मेंबर कौन होता है, बैक्टीरिया। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट है, मींस इसकी जो न्यूक्लियस है उसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, जिसको हम अंडर डेवलप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है मैम थोड़ा फास्ट जा रही है, तो यूट्यूब की आप मिनिमाइज कर सकते हो स्पीड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, टाइमली आप लोगों का रिविजन अच्छे से कवर अप हो जाए विद लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। तो मोनेरा इज द ओनली किंगडम विच इज योर प्रोकैरियोट अनलेस ऑल आर यूकैरियोट, पहली चीज याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है मोनेरा के जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम पढ़ते हैं, उसका भी एनसीईआरटी कवर अप हम करेंगे। तो उसके अंदर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल से बना है सिर्फ और सिर्फ, टिश्यूज नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकता है। देन विल कम ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आप देखेंगे सेल वॉल कुछ के अंदर होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है। देन इसके अंदर यूकैरियोट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगेन सेल्यूलर है, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसका ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। याद रखना है, जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होगा तो वो ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। यही दो ऐसे किंगडम हैं जो ऑटो हेट्रो दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फंजाई, प्लांटी, एनिमल, वो सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन तक स्टिक है,
वो 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दिखाते हैं। फंजाई के अंदर जब हम आएंगे, आप फंजाई के अंदर देखेंगे इनका जो सेल टाइप है सब यूकैरियोट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा इनके अंदर। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है और इनके अंदर लूज लूज टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है। इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। कैन एनीवन टेल मी द काइटिन का मोनोमर्स क्या होता है? काइटिन के मोनोमर्स है आपके पास नाग एंड ना, यूकैरियोटिक है। एंड फंजाई सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होता है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी ये 2 टाइप के न्यूट्रिशन शो करता है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेगा या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एज अ पैरासाइट रहेगा विदाउट किलिंग देम, उसको किल ना करके। प्लांटी यूकैरियोटिक है, सेल वॉल सेलुलोज से बनी होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसके अंदर टिश्यूज भी हो सकते हैं एज वेल एज ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। एंड ये भी ऑटोट्रॉफिक होता है। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, जो जैसे कि हमारे पास ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। ब्लैडर वोट, वीनस, एंड एक होता है केस्कटा, केस्कटा एज अ पैरासाइट रहता है। ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एनिमेलिया में वी हैव यूकैरियोटिक, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ इसके अंदर पाया जाएगा। एंड ये भी सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक में इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, होलोजोइक हो सकता है एज वेल एज सेप्रोफाइटिक हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे 5 के 5 किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, पांचों के पांचों हम लोगों ने कर लिए हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनको डिटेल में करने वाले हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल कवर आर कंप्लीट प्लांट किंगडम के बारे में देखेंगे। प्लांट किंगडम के अंदर अलग अलग क्या क्या क्लासेस बनाई हुई हैं। एंड इन द नेक्स्ट वन चैप्टर हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। तो ऐसे ये हमारा क्लासिफिकेशन 3 चैप्टर में आके फिनिश अप होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अभी बोलते हैं कि भाई हमने 5 के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हमको समझना है उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आए थे क्लासिफिकेशन सिस्टम में। जब हम अर्लियर देखे, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, सबके सब प्लांट के अंदर रख दिए गए थे। बट अब वी आर सीइंग कि हमने बैक्टीरिया के लिए एक अलग ही किंगडम बना दिया है। पहले वो प्लांटी के अंदर आता था क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई। फंजाई के बाहर भी सेल वॉल है, किसकी बनी हुई? काइटिन की बनी हुई, तो इसलिए उसको प्लांटी में रखा। The character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cell। मतलब डायरेक्टली हमको ये बताता है कि प्लांटी के अंदर सारे वो एनिमल्स, वो प्लांट्स आएंगे जिसके बाहर सेल वॉल होती है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे वो भी एक साथ आ गए थे। जैसे कि इट ब्रॉट टुगेदर, इसने क्या किया हमारे बैक्टीरिया को और फंजाई, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, फंजाई इज अ यूकैरियोट, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ आ गए। दैट शुड नॉट बी डन, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक हो सकता है विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को इसने साथ में रख दिया था। कौन है यूनिसेलुलर? क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है। स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर एल्गी है। तो यूनि और मल्टी अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन जो प्लांट और एनिमल वाला था, लीनियस ने दिया था, वो हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई इन्होंने एक अलग से किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए, जो हमारे जिसके मोनेरा आ गया, देन एक हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, ऐसे ऐसे हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स आ गए थे। देन इन देयर वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स है, वही बोल रहे हैं कि जो हमारा फंजाई है दे हैव सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटिन, बट इन द केस ऑफ ग्रीन प्लांट दे हैव अ सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। व्हेन सच कैरेक्टराइजेशन वर कंसीडर्ड, fungi were placed in a separate group because it has a different cell wall which is made up of chitin, and all prokaryotic organisms were grouped together। जितने भी prokaryotic organisms थे उनको हमने एक अलग से kingdom बना दिया, kingdom मोनेरा, उसके अंदर रख दिया। एंड देन जितने भी हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, all unicellular, it can be your fungi, it can be your algae, it can be your plant, it can be your anything, कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है हम उसको डायरेक्टली प्लेस करेंगे किसमें? प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा ने क्या किया, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इन दोनों को कहाँ पे आ गई है हमारे
एल्गी उसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। पहले क्या थे, एल्गी थे, तो प्लांटी के अंदर रखे गए क्योंकि दोनों के बाहर सेल वॉल था। और इनको हमने किसके साथ रखा हुआ था, पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि एनिमल्स हैं, सेल वॉल नहीं है इनके साथ। अब हमने क्या किया, इनको एक साथ रख दिया है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किसमें थे, प्लांटी में। पैरामीशियम अमीबा टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किसमें थे, एनिमेलिया में। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इन चारों के चारों ऑर्गेनिजम्स को हमने किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में, बिकॉज चारों के चारों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। इसीलिए आई हैव टोल्ड यू, इस लाइन को आप हाईलाइट करो कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑल आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। इट कैन बी योर एल्गी एंड इट कैन बी योर एनिमल, ठीक है। इट इज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच जो दूसरे क्लासिफिकेशंस में अलग अलग थे। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया जो है अब क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो चुका है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। ये जैसे जैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, हमारा इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स हमारे इंप्रूव होंगे, उस बेसिस पे हम लोग इस क्लासिफिकेशन को चेंज करेंगे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which will reflect not only the morphological, physiological, and reproductive, it will also reflect इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसीडर करके हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली थ्री किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। एंड फंजाई की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्लांटी और एनिमेलिया हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 में कवर अप करेंगे। नाउ इफ वी आर डन टिल हियर, सो कैन वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एंड द फर्स्ट किंगडम विच इज योर मोनेरा। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले हमें पता है मोनेरा में से सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हिच इज द सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा। मोनेरा का सोल मेंबर मतलब सारे मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोट्स है। एंड प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या है, सब बैक्टीरियाज है। तो जितने भी बैक्टीरियाज है अर्थ पे, वो सब किस में आएंगे, मोनेरा के अंदर आएंगे। तो एंड हमको पता है बैक्टीरिया तो हमारे पास द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप कहीं से भी एक मिट्टी उठा लो, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल, उसके अंदर भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये बैक्टीरिया आपके एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट हो, स्नो हो, डीप ओशंस हो, एनीवेयर दे कैन बी इजीली फाउंड। बैक्टीरियाज को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के बेसिस पे पहला क्वेश्चन किस बेसिस पे डिवाइड किया, शेप के बेसिस पे। द फर्स्ट बैक्टीरिया बेसिलस। बेसिलस का शेप आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे दे आर लुकिंग रोड शेप। स्पाइरुला कैसा शेप दिख रहा है आपको, स्पाइरल शेप। विब्रियो कैसा दिख रहा है आपको, विब्रियो इज लुकिंग लाइक कॉमा शेप। एक शेप गायब है यहाँ से, कौन सी वाली, कैन एनिमल टेल मी कौन सी वाली शेप गायब है। विब्रिया हो गया, बेसिलस हो गया हमारा, स्पाइरल हो गया, कोकाई स्फेरिकल शेप का है। कोकाई शेप इन्होंने नहीं दिया हुआ है, दिस इज योर हियर, ये रहा स्फेरिकल। तो 4 शेप जल्दी से याद करो मेरे साथ, कोकाई फर्स्ट शेप स्फेरिकल, बेसिली रोड शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप एंड विब्रियो कोमा शेप। दीज आर द 4 शेप, ठीक है। विब्रियम को ही प्लूरल में विब्रियो बोल देता है, कोकस को ही कोकाई, रोड शेप बेसिलस को बेसिलाई, स्पाइरलम को स्पाइरलाई, ठीक है। यहां तक वी आर डन। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट की, हमने बैक्टीरियाज को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इससे पहले हम देखते हैं क्या लिखते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि भाई जो बैक्टीरिया है ना, दिखने में तो बहुत ऐसे सिंपल से दिखेंगे, मतलब दिखते ही नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन काम इतना तगड़ा करता है ना सीरियसली। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, मेहनत तो बहुत करते हैं वो, बिल्कुल छुपे रुस्तम वाले ना। भाई पूरे साल ऐसे बोलेंगे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ाई की है, मैंने तो कुछ भी पढ़ा नहीं, लेकिन एग्जाम में रिजल्ट देखो टॉप कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल लिविंग है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर है। अगर हम इनको कंपेयर करें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन इनके अंदर है, मेटाबॉलिज्म में इनके बहुत हाई मेटाबॉलिज्म ये दिखाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी होता है, मतलब किसी केमिकल मटेरियल से सिंथेसाइज करेंगे। और बहुत सारे बैक्टीरिया
आपके मतलब कुछ ऑटोट्रॉफिक एंड वास्ट मेजोरिटी में हेटरोट्रॉफिक होंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। अब हमने बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन वी हैव आर्की बैक्टीरिया। अब इन वाले टॉपिक्स को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जाते हैं, बट आई सजेस्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं जाना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी आप सिर्फ एक कंडीशन में जाएगा जब आपका एनसीईआरटी पूरा 100% लाइन टू लाइन आप लोगों को याद हो चुका होगा, तब आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना है, अनलेस उससे पहले आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं जाना है। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है? दीज बैक्टीरिया स्पेशल। व्हाई दे आर स्पेशल? बिकॉज ये हार्श से हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है बच्चों, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सॉल्टी एरियाज में रहने वाले बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में रहने वाले थर्मो एसिडोफिल, मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले मिथानोजन। अब इनके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है कि हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है? ये डिफर करता है किसी दूसरे बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनके बाहर एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इनको किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने दे रही है, एंड दिस different cell wall is responsible for their survival in extreme condition, as well as जो हमारी मिथानोजन से मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारी कैटल्स होती है, काउस बुफेलोस, उनके स्टमक में पाया जाता है। उनके स्टमक को हम बोलते हैं रूमिनेंट काउज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, वहीं पे वो बायोगैस मिथेन बनाते हैं जो कि काउ डंग से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं है? And the next we have eubacteria. So archibacteria and eubacteria, these are the two classes of your kingdom Monera. Eubacteria, why we are calling them eubacteria? Because eubacteria means these are the true bacteria which have a proper and rigid cell wall. And if they are motile, then they should have flagellum. So this is the important line जो आपको highlight करके चलना है कि आपके पास दे आर द डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया इनको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, एंड इनके पास एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एंड दे आर मोटाइल एज वेल एज दे हैव flagellum. And the member of eubacteria is cyanobacteria. Cyanobacteria is also known as BGA. What is BGA? ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड यही ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसी एल्गी है जिसके पास कैरेक्टर है जैसे हायर प्लांट्स के अंदर होता है ना क्लोरोफिल ए, तो इनके पास भी क्लोरोफिल ए होता है जैसे कि हमारा ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। एंड साइनोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एंड साइनोबैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर, तो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वाला अगर दे रहा है तो यूनिसेलुलर की जगह पे मल्टी सेलुलर लिख के दे सकते हैं। एंड ये कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे हमारा वॉल्वोक्स एल्गी रहता है, एंड ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। दे कैन बी फ्रेश वाटर एंड टेरिस्ट्रियल ऑल्सो। एंड इनकी जो कॉलोनीज होती है, उन कॉलोनी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनके बारे आपको ब्लू ब्लू जो लिक्विड दिख रहा है ये आपका जेलेटिनस शीथ है। दिस इज जेलेटिनस शीथ, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट म्यूसिलिजिनस शीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक डायग्राम दे देंगे, एंड डायग्राम देके आपसे यहाँ पे ए एंड बी के फॉर्म में भी पूछ लिया, व्हाट इज ए हियर, व्हाट इज बी हियर। ए इज योर हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है? हेट्रोसिस्ट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल जो कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक के अंदर पाई जाती है, और इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, एंड इनकी कॉलोनीज आर कवर्ड बाय अ म्यूसिलिजिनस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हुआ। नेक्स्ट वी हैव कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनाबीना, दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मींस ये अपना जो फूड है वो कैसे बनाएंगे? बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, एंड वहां से जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को यूज करेंगे अपना एटीपी प्रोडक्शन में। इसके साथ साथ ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, सल्फर। ये हम लोग जो हमारा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है उस चैप्टर में हम इनके साइकिल्स में जितने भी वहां पे हम बैक्टीरियाज पढ़ते थे वो हमारे कीमोसिंथेटिक ऑर्डर ऑफ होते थे। अब तो हमको वो चैप्टर नहीं करना है बिकॉज वो डिलीटेड है। नेक्स्ट वी हैव हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स ये फूड बाहर से लेंगे अपना, तो इसमें मेनली आपके पास ये मेजॉरिटी में डिकम्पोजर्स होते हैं, एंड इनका जैसे कि हमारा मिल्क से कर्ड बनाना, तो इसमें हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? लेप्टो
एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये आपका हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, या फिर आपका एंटीबायोटिक्स बनाने में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है राइजोबियम जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, रूट्स के अंदर, वो हो गया आपका। देन आपके पास कुछ जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज क्रॉप फार्म एनिमल, इनमें से किसी को भी डैमेज पहुंचा सकता है। एज वेल एज ये डिसीज कोजिंग भी हो सकता है, मीन्स ये पैथोजेनिक भी हो सकता है। क्लोरेला, टाइफाइड, टीटनस, सिट्रस कैंकर, दीज आर द बैक्टीरियल कोजिंग डिसीज, जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं। इनके बारे में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ते हैं। एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है इन फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस उसके रिस्पॉन्स में होती है। बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस ये अपने अंदर स्पोर्स बना लेता है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, हाईलाइट करो उसको। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ मतलब एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते थे कि ये मीट्स बनवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करते एक टाइप से, by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another bacteria। मतलब दो बैक्टीरिया के बीच में क्या होता है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में गैमीट्स का ट्रांसफर होता है, गैमीट्स मिलता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। यहाँ पे दो गैमीट्स का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, जिसको हम ट्रांसडक्शन भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये हमें सिर्फ इतनी लाइन हमको याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव माइकोप्लाज्मा, इसके ऊपर भी बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं। माइकोप्लाज्मा कैसा एनारोब है आपका? माइकोप्लाज्मा इज अ फैकल्टेटिव एनारोब, ये आपका फैकल्टेटिव एनारोब है। अब जिसको फैकल्टेटिव एनारोब नहीं पता है वो समझ लो, जो फैसिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। फैकल्टेटिव, फैसिलिटी, एनारोब है तो इट मींस इसको क्या चाहिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव करेगा, बट अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है बाय चांस तो ये ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर जाएगा। एक और केस होता है हमारे पास ऑब्लिगेट का। ऑब्लिगेट के केस में ये होता है कि अगर इन्होंने बोल दिया वी आर ऑब्लिगेट एनारोब, तो विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे वॉन्ट सर्वाइव, वो ऑब्लिगेट है। ये फैकल्टेटिव है, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग दे कैन चेंज देयर। माइकोप्लाज्मा ही हमारे पास पैथोजेनिक होता है एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, इसको प्लूरोमॉर्फिक भी बोल सकता है, प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। बहुत बच्चे इसको पढ़ते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। एनसीईआरटी से बाहर अगर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज जाएंगे। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डीएनए इनका, then cell membrane, and they have a cell wall which is made up of peptidoglycan. Now we are done with our first kingdom which is your Monera. Monera के बाद we have another one kingdom which is your Protista. Protista का most important character कि they do not have any well defined boundaries. इनके पास कोई well defined boundaries नहीं होती। क्यों नहीं होती? Because इनके अंदर आपके plant like animals भी हैं, animal like animals भी हैं, और animal like organisms भी हैं, और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो मतलब जितने भी चाहे वो हमारे प्लांट के जैसा हो, एनिमल के जैसा, फंजाई के, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, उठाया प्रोटिस्टा में डाल दिया। इसलिए इस बेचारे की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं बची, सब उठा उठा के डब करते रहे। ठीक है, तो पहली चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर हमारे पास 5 क्लासेस हमको पढ़नी है। अब रिपीट करोगे मेरे साथ। द फर्स्ट वन इज योर क्राइसोफाइट्स, second dinoflagellate, third euglenoid, slime mold and protozoan। Chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold and protozoans। ध्यान यहाँ तक। अब हम इनको पढ़ते हैं कि ये 5 की 5 क्लासेस में होता क्या है, तो आप इनको क्लासेस को हाईलाइट कर लेना। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। ठीक है, अब जो हमारे प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होता है? प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं प्राइमरली एक्वेटिक होंगे, प्राइमरली एक्वेटिक होंगे। एंड दिस किंगडम्स फॉर्म अ लिंक, प्लांट एनिमल फंजाई तीनों के बीच में एक लिंक डेवलप करेगा। यूकैरियोटिक होने के साथ साथ द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है इनके अंदर पाई जाएंगे। कुछ में फ्लैजिला ओसीलिया भी होगा। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? एसेक्सुअली भी कर सकता है, वो सेक्सुअली भी कर सकता है, सेल्फ फ्यूजन भी हो सकता है, एंड जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
एक्वेटिक होते हैं प्रोटिस्टा के मैम्बर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट क्लास एंड द फर्स्ट वन क्लास वी हैव क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर हमारे पास दो मेंबर्स आते हैं। ये बना होता है आपका डाई एटम्स प्लस गोल्डन एल्गी। याद रखना है आपको डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को ही हम आपका डेस्मिड्स भी बोल सकते हैं। प्राइमरली एक्वेटिक है। अब ये एक्वेटिक में कैसे है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और ये मेरीन भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत छोटे है। माइक्रोस्कोप में ही देखेंगे वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। जैसे जैसे वाटर मूव कर रहा है उसके साथ साथ ये भी मूव कर सकता है। इसमें से मोस्टली फोटोसिंथेटिक, बिकॉज वी ऑल नो आपका जो प्रोटिस्टा है वो हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। इसमें जो हमारे डायटम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका से बनी होती है। सेल वॉल कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट लाइक होती है। टू जैसे कि होता है ना, एक ये और आपका ये जैसे एक दूसरे को ओवरलैप करती है, दोनों की दोनों वॉल्स आपकी सेल वॉल फिर टू फॉर्म्स में बनी हुई है। ओवरलैपिंग शेल से एक दूसरे को जैसे सॉफ्ट बॉक्स अपने आप को कवर कर लेता है। सिलिका इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, इसको हम इंडिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एंड जहां पे डायटम्स रहते हैं वो अपनी जगह पे अपना जो सेल वॉल है उसको डिपॉजिट करते जाएंगे अपने हैबिटेट में। और बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, ये भी क्वेश्चन आता है कितने ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वहीं पे जिस हैबिटेट में रह रहे होंगे डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करेंगे। एंड जिस जगह पे रह रहे हैं वहां का जो सॉइल है वो इतना ज्यादा ग्रिटी, इतना ज्यादा चमकीला हो जाता है, उसको हम पॉलिशिंग में, ऑयल सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। एंड डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ओशंस के अंदर ये आपके चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करके चलना है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। इनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक में होती है, जिन्हीं को हम डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। सॉयल पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है इनसे। फर्स्ट इज डन। सेकेंड वी हैव डाइनोफ्लेजिलेट। जैसे कि नाम है वैसे ही इसके काम है। डाइनोफ्लेजिलेट, नाम और काम। डाइनो दो, फ्लेजिलेट फ्लेजिला, एग्जैक्टली इसके पास दो फ्लेजिला होती है। एंड ये भी आपका मेराइन होता है। एंड फोटोसिंथेसिस दे अपीयर येलो, मतलब इसके साथ साथ इसके पास अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कैसा कलर शो करेंगे वो डिपेंड करेगा इसके अंदर कैसे पिगमेंट्स है। मेराइन फोटोसिंथेटिक कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट। इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है आउटर सरफेस पे इनर सरफेस पे, तो आंसर शुड बी आउटर सरफेस पे इसके पास सेलुलोज की स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। मोस्ट कॉमन डायनोफ्लैजिलेट जो हम याद रखेंगे गॉर्निलेक्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट, रेड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर रेड पिगमेंट है। जिस भी सी में रहता है उसी को पूरा रेड कर देता है। क्यों रेड कर देता है, बिकॉज इसका मल्टीप्लीकेशन रेट बहुत हाई होता है। एंड वी ऑल्सो कॉल इट रेडिटाइड। टॉक्सिन, जो ये अपने अंदर से टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसकी वजह से, जिस बिकॉज ये मेरीन है तो बाकी जो दूसरे एनिमल्स है फिशेस वगैरह उनकी डेथ करा देता है। दिस इज योर गॉर्निलेक्स। याद रखना है, पहचान लो इसकी फोटो देख के अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड से आपको डायग्राम में दिख ही रहा है हमारा ये यूग्लिना काफी फ्लेक्सिबल सी बॉडी दिख रही है इसकी। फ्लेक्सिबल क्यों है, बिकॉज इसकी बॉडी के बाहर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है विच इज नोन एज पेलिकल। सेल वॉल नहीं होता है, तभी हमने उस टेबल में प्रोटेस्टा प्रेजेंट इन सम टर्म यूज किया था। मेजॉरिटी इसमें फ्रेश वाटर होते हैं जो स्टेगनेट रुके हुए पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके पास भी दो फ्लैजिला है, एक बड़ा फ्लैजिला है और एक छोटा फ्लैजिला है। ये आपका मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। व्हाट इज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि भाई ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है हेटेरोट्रॉपिक। लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनवा लेंगे, लाइट नहीं मिलेगी तो प्रीडेटर की तरह छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम खा लेंगे। ठीक है, इनके अंदर भी आपका पिगमेंट्स पाया जाता है जो कि आपका हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। हैव अ पिगमेंट which resembles to the pigment which is found in your higher plant and the example is euglena. नेक्स्ट वी हैव स्लाइम मोल्ड जो कि आपका फंजाई जैसे कैरेक्टर दिखाता है। ये आपका सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फीट, बहुत सेवरल फीट्स तक मूव कर सकती है। डिकेइंग ट्विग एंड लीफ, देखो इस लाइन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग, जैसे जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मूव करता है ना, तो बिल्कुल उसके ऊपर मूव करेंगे। जिधर जिधर डेड ऑर्गेनिक लीव्स वगैरह मिलेगा उधर ही जाएंगे और वहीं से एनगल्फ कर लेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल। सुटेबल कंडीशंस होगी तो एक पूरा एग्रीगेशन बना लेंगे, वो दूर तक फैल जाएंगे, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम।
अनसुटेबल कंडीशंस होंगी तो अपना प्लाज्मोडियम को डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे जिसके टिप्स के ऊपर स्पोर्स होंगे। एंड यहाँ पे हाईलाइट करने की चीज ये है, इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होती है। इनके स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड बहुत साल तक सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी। और स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होते हैं, एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कैसा कैरेक्टर दिखाते हैं, एनिमल्स के जैसा। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक, ये प्रेडेटर के जैसे भी रह सकते हैं और पैरासाइट के जैसे भी रह सकते हैं। इनको सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स बोला जाता है। दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल। कौन, प्रोटोजोन। इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वी हैव अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबा जैसे कि हमारा। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर, मॉइस्चर कहीं पे भी पाए जाते हैं। जहां पे फूड मिले उस फूड के ऊपर जाएंगे, मूव करेंगे, कैप्चर करेंगे इस फूड को, किसके थ्रू, अपने फॉल्स फीट के थ्रू। फॉल्स फीट को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। फॉल्स फीट इज नोन एज सूडोपोडिया एंड द प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। एंड ये मेरीन होंगे, इनके बाहर भी सिलिका की शेल बनी होगी। इनका एग्जाम्पल एंटमीबा एंड दीज आर द पैरासाइट्स। नेक्स्ट वी हैव फ्लैजिला, मतलब वो प्रोटोजोन जिनकी बॉडी के बाहर फ्लैजिला होगा। एग्जाम्पल डायरेक्टली याद रखना है, ट्राइपैनोसोमा विच कोज स्लीपिंग सिकनेस। ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दोज प्रोटोजोन्स विच हैव सीलिया ऑन देयर बॉडी। सिंपल एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, उसके पास सीलिया, उसके सीलियास जो होते हैं ना वो मूव करते हैं, जैसे कि आपको चप्पू मूव करता है ना नाव का, बिल्कुल ऐसे सीलियास मूव करते हैं। आपके सराउंडिंग फ्लूइड भी मूव करता है और बॉडी भी मूव करती है। और सीलियास मूव कर करके फूड को मूव करा करा के इनके माउथ के अंदर डाल देता है। कहाँ पे, इनके माउथ को बोलते हैं गलेट। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट शो करता है इनके सीलिया। नेक्स्ट वी हैव स्पोरोजोन, जिनकी जो लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है स्पोर्स की, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पोरोजोन। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल वी हैव प्लाज्मोडियम व्हिच कोज मलेरिया। ठीक है, जिसका एक स्ट्राइगरिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे एंड वही ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम उसकी पूरी साइकिल पढ़ते भी हैं। नाउ वी आर डन विद आवर प्रोटिस्टा आल्सो। नेक्स्ट किंगडम वी हैव फंजाई। फंजाई में आ जाते हैं जल्दी से। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। द वन एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई इज योर ईस्ट। याद रखना है, अकेला यूनिसेलुलर है भाई, होता है ना एक भीड़ में बिल्कुल अकेला होता है। नीट में भी एक ही टॉपर होता है, रैंक 1 तो एक ही की आएगी ना, 2 की तो नहीं आ सकती। ऐसे ही है, बिल्कुल भीड़ से बिल्कुल अलग रहने वाला इंसान। कौन, ईस्ट। ईस्ट का दूसरा नाम सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, चलो। तो अब क्या है, जो हमारा फंजाई होता है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। इसका मतलब ये है कि एक फंजाई है, 2 फंजाई तो बिल्कुल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट हो गए। एक कहीं रह रहा है, कहीं रह रहा है, बहुत ज्यादा इनके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। ये आपकी मॉइस्ट ब्रेड पे भी पाए जा सकते हैं और सड़े गले फ्रूट्स पे भी पाए जा सकते हैं। कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं ना वो भी आपके फंजाई होते हैं। जो आपके व्हाइट स्पॉट्स, आपकी जो मस्टर्ड सरसों की जो लीव्स होती है उनके ऊपर वो व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स बस लग जाती है उसके ऊपर, उसकी वजह से। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट का यूज हम ब्रेड और बियर बनाने में, बिकॉज ये फर्मेंटेशन कराता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसके अंदर चलता है। अदर फंजाई कोज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे कि व्हीट रस्ट कोजिंग एग्जांपल। हाईलाइट करके चलो, नहीं मुझे पता है आप लोग हाईलाइट नहीं कर रहे होंगे। व्हाइट स्पॉट्स मस्टर्ड लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं। ईटेबल मशरूम, ईटेबल फंजाई मशरूम एंड टूट स्टोल, याद रखना है। ठीक है, जो हमारा ईस्ट है उसको यूज करता है ब्रेड और बियर बनाने में। व्हीट रस्ट कोजिंग कौन होता है, पक्सीनिया है व्हीट रस्ट कोजिंग। पेनिसिलिन क्या कोज बनाता है, एंटीबायोटिक उससे मिलता है आपका। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो एक ऊपर चली गई हमारी, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट एंड फंजाई कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह पाए जाएंगे भाई, क्या पानी, क्या हवा, क्या सोयल, कुछ भी हो, एनिमल्स हो प्लांट हो, हर जगह मिलेंगे। एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एनिमल्स प्लांट, हर जगह। लेकिन ये प्रेफर करते हैं कहाँ पे रहना, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। हैव यू वंडर्ड व्हाई दे कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम फूड रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि उसपे फंगस ना लग जाए। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो होता है, वार्म नहीं होता, ह्यूमिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमारा फूड जल्दी खराब नहीं होता है। इट टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए फूड के अंदर, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट वी हैव अ यूनिसेलुलर फंजाई, अकेली रीढ़ में निकलने वाली
ईस्ट जो कि फिलामेंटस है। इसकी जो बॉडी है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। मतलब जितने भी फंजाइज है ना, उनकी बॉडी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होगी। एंड दीज थ्रेड्स आर नोन एज हाइफी। अब यही थ्रेड जब मिलके एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना लेंगे ऐसे, इसी नेटवर्क को वी विल कॉल माइसीलियम। हम इसी नेटवर्क को बोलेंगे। अब ये माइसीलियम, अगर ये माइसीलियम बिल्कुल ऐसे नॉर्मल है, जिसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ए सेप्टेट। मतलब इसके अंदर ए एब्सेंट है, सेप्टेट सेप्टा सेल वॉल, ए सेप्टेट है, बट ये आपका सेप्टेट है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, एंड यहाँ पे भी न्यूक्लियस अलग अलग में होंगे। यहाँ पे एक ही सेल है ये, मतलब ऑब्वियसली जब सेल वॉल्स नहीं है, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, एक ही के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गई, नहीं बन गई ये कंडीशन, तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन या फिर कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोइनोसाइटिक हाइफी याद रखना है। कॉन्टिन्यूस ट्यूब होता है जिसके अंदर सिर्फ मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, आधे ज्यादा कोइनोसाइटिक हाइफी। बट कुछ माइसीलियम में सेप्टाज होते हैं, वॉल्स होते हैं, इसको हम सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है। मोस्टली जो फंजाई है वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं आपके, एंड एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सेप्रोफाइट। एंड जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, जिसका एक एसोसिएशन वी ऑल वेरी वेल नो, लाइकन, जो कि आपका SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लाइकन में क्या होता है, एल्गी एंड फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहते हैं। एंड एक और एसोसिएशन विल नो माइकोराइजा, जब फंजाई रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, ये वो पार्ट है जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो विल ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर सिंपल। इसको हम जितना पॉसिबल होगा उतना सिंपल बना के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हमको दो टाइप से बोलेंगे कि भाई ऑब्वियसली एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, या फिर वेजिटेटिव भी हो सकता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, एंड ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू फंजाई। या फिर फ्यूजन भी हो सकता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए एंड बोथ पार्ट गिव राइज टू अ न्यू फंजाई। सेम बडिंग जैसे कि ईस्ट के अंदर पाया जाता है आपका, ये हो सकता है। तो ये तो हमारे पास वेजिटेटिव है, कौन से तीन मेथड, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। इफ वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम एसेक्सुअल की बात करें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली स्पोर्स के थ्रू होता है। तो हमको यहाँ पे स्पोर्स के नाम याद करने हैं, याद करोगे जल्दी से। तो एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर पता है ना, मोटाइल माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये आपके। तो हम याद कर रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। सेम टाइम पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो तीन टाइप के स्पोर्स हो सकता है, oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर। रिपीट आफ्टर मी, एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, किसके अंदर, एक अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे। उस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो तीन स्टेजेस के थ्रू जाती है। सबसे पहले क्या होता है ना, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ऑब्वियसली गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। गैमीट्स बनेंगे, उनका सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, उसके बाद उसके अंदर दो, मतलब लेट्स सपोज मेरे पास एक ये सेल है और एक ये सेल है, इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, इनके अंदर प्लाज्मोगैमी हुआ, तो प्लाज्मोगैमी होके मेरे पास ये बॉडी बन गई। अभी दो न्यूक्लियस है, तो इसी स्टेज को हम डाई कैरियन स्टेज बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इनका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, तो ये न्यूक्लियस भी इनके फ्यूज कर गया। न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद वी विल गेट अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज योर जाइगोट, एंड जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, एंड इट विल गिव अस हैप्लॉइड स्पोर, इससे बन जाएंगे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन रिडक्शन डिवीजन इन मियोसिस इन जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब भी कोई फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, तो टू हैप्लॉइड हाइफी जो है ऑफ कंपैटिबल मेटिंग कम टुगेदर एंड फ्यूज करेंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल
किसी किसी फंजाई में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल प्लाज्मोगैमी हुआ, उनके अंदर एकदम से कैरियोगैमी भी हो जाता है, मतलब वहीं पे एकदम से डिप्लॉइड स्टेज बन जाते हैं। जबकि कुछ फंजाई में एग्जांपल भी दिया है, एस्कोमाइसीटियो, मतलब दीज आर द 2 क्लासेस जिनके अंदर डाइकैरियोन स्टेज पाई जाएगी। उनके अंदर प्लाज्मोगैमी होने के बाद कैरियोगैमी होने में कुछ टाइम बच जाता है, जिसकी वजह से एक इंटरवीनिंग स्टेज आ जाती है, डाइकैरियोन स्टेज, N+N, 2 न्यूक्लियाई आ जाता है पर सेल, एंड इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन बोलते हैं, एंड दिस फेज इज नोन एज डाइकैरियोन फेज ऑफ न्यूक्लियस। फिर उसके बाद वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं, पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड सेल डिप्लॉइड बन जाएगा, एंड डिप्लॉइड बन के मियोसिस हो जाएगा एंड वो स्पोर्स बना लेगा। फंजाई विल फॉर्म fruiting bodies in which reduction division occur and leading to formation of diploid spore। यहाँ तक मेरे को बताओ, ये डाइकैरियोन वाला पार्ट है, आई नो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है थोड़ा सा। सिर्फ स्टेजेस याद रखना है कि डाइकैरियोन स्टेज किस में पाया जाता है, एस्को एंड बेसिडियो में, एस्को बेसिडियो में पाया जाता है। एस बस में, बस एस कैसे भी कुछ कर लो, एस्को बस, एस्को बस, ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया, जो अभी हमने माइसीलियम देखा था, माइसीलियम क्या था, इट्स अ नेटवर्क, हाइफी जो था, बहुत सारे हाइफी का एक नेटवर्क था। उस माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, किस टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है, उस बेसिस पे किंगडम को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया। ध्यान से देखना, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या फिर फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस for the division of the kingdom into various classes। तो first one class we have Phycomycetes। याद रखना है, इसका हैबिटेट याद रखना है, इनके अंदर कैसे स्पोर्स बनते हैं वो याद रखना है, कुछ यूनिक कैरेक्टर एंड देन उसके एग्जाम्पल्स। तो पहला, फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स है एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, एज वेल एज सेप्रोफाइटिक भी होता है, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के जैसे भी रह सकते हैं। Aquatic habitat, decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plant। जो इनका माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट, अब ऑब्वियसली बात है एसेप्टेट है, कोई सेपरेशन है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन उसी को कोइनोसाइटिक हाइपी, तो दिस कंडीशन इज कोइनेट, ये सिर्फ और सिर्फ फाइको के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा कोई भी क्लास में कंडीशन नहीं पाई जाती। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। डन। फिर इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका एसेक्सुअल, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, वो तो हमने देखा ही था, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड आपके कोनिडिया वाले, ठीक है। जो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग एप्लानोस्पोर्स बोल सकते हैं। अब ये स्पोर्स बनते कैसे हैं, दो टाइप मेथड्स होते हैं, या तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बने, एंडोजीनसली उसको बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ग्रो करें, अंदर या ऊपर, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंडोजीनसली या एक्सोजीनसली। तो इस हमेशा याद रखना है कि जो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो जनरली एक्सोजीनसली बनते हैं, और आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एंडोजीनसली बनते हैं। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन देखी जा रही है, एसेक्सुअल वाली कंडीशन दी जा रही है, तो वहां पे एक्सो की जगह पे वो एंडो भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा है, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। एंड इसकी जो जाइगोस्पोर्स है वो फॉर्म्ड हो रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट्स के फ्यूजन से। ये गैमेट्स आपके सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में और डिसिमिलर, मतलब इट कैन बी आइसोगैमस, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन माइसीलियम पे आएगा, या फिर इसके जो एक सेक्सुअल स्पोर्स है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो एंडोजीनसली डेवलप हो रहे हैं, पहला, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, माइसीलियम एसेप्टेट है एंड टेक प्लेस बाय जूस्पोर एप्लानोस्पोर, एंड ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस। फिर आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको डायरेक्टली याद करना है, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूको, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूको को पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, अभी मस्टर्ड लीफ के ऊपर हमने व्हाइट स्पॉट वाला भी देखा था, एल्ब्यूको पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम्स में भी दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम आपको किसका दिया हुआ है, म्यूकर का दिया हुआ है, सेकेंड इज योर एस्पर्जिलस एंड थर्ड वन इज योर एगैरिकस। हो सकता है आपको ये डायग्राम बना के दे दे, आपसे पूछ ले क्या, ठीक है। तो हमको हर चीज के लिए प्रिपेयर रख के चलना अपने आप को। नेक्स्ट वी हैव एस्कोमाइसिटीज,
सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइट जो हम वो पढ़ रहे थे ना, अकेला चलता हूं मैं तो ईस्ट, वो ईस्ट इसी का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का। ठीक है, इसी के अंदर आपका पेनिसिलियम आता है। इसके जो मेंबर्स है मोस्टली मल्टी सेलुलर। पहले वाले के मेंबर्स कैसे थे आपके, पहले वाले ने हमको नहीं बताया था कैसे मेंबर्स है, हैबिटेट के बारे में बताया था, बट इसने बोला है कि भाई मेरे मोस्टली मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्ट एक रेयरली यूनिसेलुलर है, वो है ईस्ट। ये सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं एंड कॉप्रोफाइलस हो सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। काउ डंग के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, कॉप्रोफाइलस हो सकता है। पहले वाला हमारा जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है, मोइस्ट, डैम्प और ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट के ऊपर, ये कॉप्रोफाइलस है। इनका जो माइसीलियम है वही ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा, एसेप्टेट सिर्फ एक के अंदर है, फाइको के अंदर। इनके जो ए सेक्सुअल, मैंने बताया था ए सेक्सुअल और सेक्सुअल अगर कहीं पे दोनों है तो एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनसली होंगे, किसके अंदर बनेंगे, कोनिडियोफोर के अंदर बनेंगे, मतलब कोनिडियोफोर, एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन अ स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। इनका जो कोनिडिया है वही जर्मिनेशन के बाद माइसीलियम बना देगा। सेक्सुअल स्पोर्स इनके पास एस्कोस्पोर्स हैं, और ये कैसे बनेंगे, एंडोजीनसली बनेंगे, किसके अंदर, आपके फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, उसके अंदर बनेंगे, एस्कोस्पोर एस्कोकार्प के अंदर, कोनिडियोफोर्स के अंदर आपके कोनिडियास बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है, एस्परजिलस, क्लेविकैप एंड न्यूरोस्पोरा, और यही न्यूरोस्पोरा सबसे ज्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। कुछ मेंबर्स इसके जैसे कि मोरल एंड ट्रफल्स वगैरह, ये एडिबल भी होते हैं, बहुत डिलीशियस इनको कंसीडर किया जाता है। न्यूरोस्पोरा के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको आपको कंसीडर करके चलना। So the next one class we have is your Basidiomycetes. Basidiomycetes, commonly non-Basidiomycetes is your mushroom, and Basidiomycetes is also known as bracket fungi, या फिर we can call it puffballs. इसका स्पेशल ब्रैकेट पंजाब पफबॉल क्यों पाया बोला गया, बिकॉज ये ट्री स्टम्प्स के ऊपर, जो ट्री का बार्क वाला पार्ट होता है उसके ऊपर पाया जाता है, एज वेल एज ये आपके लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर भी पाया जा सकता है, रस्टोस्मार्ट्स इसके एग्जाम्पल है, सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प। माइसीलियम अगेन वही ब्रांच होगा, इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, बट इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। Plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different states. प्लाज्मोगेमी कैसे होता है, दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज करती हैं, एंड जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनती है उसके लिए उसके अंदर डाइकैरियोटिक, हमने बोला था ना आपका किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज आर द टू क्लासेस जिनके अंदर डाइकैरियोन स्टेज पाई जाती है। फिर कैरियोगैमी होगा, देन मियोसिस टेक प्लेस, एंड मियोसिस के बाद इंट्रोड्यूस फोर बेसिडियोस्पोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैरियोगैमी और मियोसिस से कितने बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, फोर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर कैसे डेवलप होते हैं, एक्सोजीनसली डेवलप होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं, बेसिडियोस्पोर्स क्या है इसके, सेक्सुअल स्पोर्स है, तो यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स पाए जा रहे हैं, जिस वजह से एक्सोजीनसली है। ऐसी ही हमारी पहली क्लास थी फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमारे पास कौन से स्पोर्स पाए जा रहे थे, एसेक्सुअल स्पोर्स थे। वो एसेक्सुअल स्पोर्स होने कैसे चाहिए, एक्सोबत, वो वहां पे कैसे थे, एंडोजीनसली थे। यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल है, सेक्सुअल कैसे होना चाहिए, एंडो, लेकिन ये कैसे हैं, एक्सो। अगर अकेले स्पोर्स पाए जा रहे हैं तो वो अपोजिट दिखाएंगे, दोनों साथ में पाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एसेक्सुअल, एक्सो, सेक्सुअल, एंडो। ठीक है, इसको बाद में मैं समराइज भी करने वाली हूँ पूरा चैप्टर, कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखे, तो समराइजेशन जरूर देख के जाना, सो दैट आपका पूरा चैप्टर माइंड में एकदम बिल्कुल फ्लो चार्ट के जैसे बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इनका जो फ्रूटिंग बॉडीज है उसको बोलते हैं बेसिडियो कार्प। ऑब्वियसली बेसिडियोस्पोर, बेसिडियो कार्प के अंदर, जैसे एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने देखा था एस्कोस्पोर, किसके अंदर आपके, एस्कोकार्प के। देन वी हैव इनके एग्जांपल्स में अगैरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मट पक्सीनिया रस्ट, अगैरिकस अस्टिलागो पक्सीनिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्लास वी हैव ड्यूटेरोमाइसिटी। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई, why we call it imperfect पंजा, बिकॉज इसके अंदर जो एसेक्सुअल ही फेस पाई जाती है, इसकी जो सेक्सुअल फॉर्म है वो वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दैट राइटली बिलोंग टू,
मतलब when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. मतलब अभी इसकी जो सेक्सुअल वाली फॉर्म है ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करती है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जिसका इसका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है, हैव बीन गिवन वन नेम, एक ही नाम दिया गया है और जिसको हमने ड्यूटेरो के अंदर ही रखा है, बट इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हम किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे. Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. One perfect sexual stage of members in Deuterom were discovered. They were often moved to Ascomycetes, Basidiomycetes. ये इन्होंने फालतू की कहानी लिखी हुई है, सिंपल है. इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल फॉर्म अभी अननोन है. याद रखना है. देन आपको याद रखना है कि इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो लिटर को डिकम्पोज करने में, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, जिसके ऊपर पीवाईक्यू भी आया हुआ है और इसके एग्जाम्पल में बहुत पीवाईक्यू आता है. इसका एग्जाम्पल है एल्टरनेरिया, पॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. एल्टरनेरिया, पॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हमारे तीनों किंगडम्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. नेक्स्ट वी हैव किंगडम प्लांटी, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे. प्लांटी के कुछ मेंबर्स है, बिकॉज वी टोल्ड कि प्लांटी इज अ कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, बट इसके कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. एग्जांपल प्लांट्स या फिर पैरासाइट्स की फॉर्म में हो सकते हैं. एग्जांपल ब्लेडरवोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, जिसको मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम पढ़ते हैं. इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं ये अपनी साइड, इंसेक्ट लाइक वो ट्रैपिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के. नेक्स्ट, पैरासाइट की तरह रहता है आपका कसकटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना. ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. एनिमेलिया के बारे में वी वेरी वेल नोन कि ये आपका हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ग्लाइकोजन या फिर फैट की फॉर्म में. मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है. अपना ग्रो करेंगे एडल्ट्स में एंड एक डेफिनेट शेप एंड साइज इनका बन जाता है. इनके पास एक प्रॉपर सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स होता है एंड दे आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉपुलेशन मेल और फीमेल के थ्रू एंड उसके बाद आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चलती है. ठीक है, अब आता है हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनको हमने ना ही तो किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा, प्लांटी, एनिमेलिया, किसी में नहीं. उनको हम अलग से पढ़े इस चैप्टर के एंड में. जैसे कि हमारे पास लाइकन है. लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गियोफंजा. पढ़ा हमने किसी में? नहीं पढ़ा उसको. वायरस है हमारे पास, लिविंग है नॉन लिविंग है, हमको पता है. वायरोइड्स प्राइमरी किसी भी हमने किंगडम के अंदर नहीं पढ़ा है, तो विल स्टडी दिस हियर. ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ दीज लाइकन और सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोइड एंड ट्रांस. ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल, किसी को कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन हो गया. तो एग्जैक्टली वायरस है क्या? वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग. इनको ट्रूली लिविंग नहीं कंसिडर किया जाता है. इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, हम किसी को लिविंग कब मानते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्टिंग्विश हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में करते हैं. डिफाइनिंग फीचर्स होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है, इनके पास सेल, प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है. वायरस जो है एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एंड दैट आर कैरेक्टराइज, जिसको हमने पता लगाया कैसे? बिकॉज इनका एक इनर क्रिस्टलाइन नेचर है आउटसाइड द लिविंग सेल. क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है. इनर्ट मतलब होता है इनएक्टिव, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. जैसे हमारे पास नोबल गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस होती है. आउटसाइड द लिविंग स्ट्रक्चर ये आपकी क्रिस्टलाइन की फॉर्म में पाए जाते हैं. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell. जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उस सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे एंड वहां पे रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे. themselves होस्ट ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे. अब आप वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग में से क्या कंसीडर करके चलोगे? आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? खुद का कोई मशीनरी नहीं है, ये किसी दूसरे होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर डिपेंड है. तब हम इनको, if they are inside the host cell then we can call them living. If they are outside the host cell we cannot call them living. ठीक है, अब ये वायरस टर्म्स वगैरह ये सब कहाँ से आता है? सबसे पहले ऑब्वियसली वायरस का टर्म आया होगा. तो वायरस मींस विनोम या फिर एक पॉइजनस फ्लूइड, किसी भी सेल के अंदर जाएगा उस सेल को किल कर देगा, एक ऐसा फ्लूइड है. तो वायरस जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया? डिमिट्री इवानोवस्की ने दिया 1892 में.
इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स एज कोजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको। टोबैको मोजेक वायरस हम इसको बोलते थे। टोबैको मोजेक डिसीज थी एक टोबैको प्लांट के अंदर, वहां से डिस्कवर्ड हुआ था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से छोटे थे, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है उससे पास हो गए थे, ये फिल्टर से नीचे निकल गए थे, इसलिए इनको बोला छोटे हैं बैक्टीरिया से। किसने दिया ये? इवानोवस्की ने। फिर इसको क्या बोला कि भाई ये इन्फेक्टिव हैं, ये किसने बोला? एमडब्ल्यू बेजेरिंग ने। कब? 1898 में। He demonstrated that extract of the infected plants of tobacco plant could cause infection in healthy plant animals and named the new pathogen, और इसका नाम दिया वायरस। एंड ऑल्सो कॉल्ड, इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्टियस कोज लिविंग फ्लूइड। इसको हाईलाइट कर लो, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। सबसे पहले इवानोवस्की 1892 में टोबैको मोजेक मोजेक डिसीज देखा, वहां से इन्होंने बोला कि हाँ देयर इज सम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया से छोटा है, लेकिन कुछ आइडिया नहीं दिया। फिर बेजेरिंग का है, उन्होंने आपका जो टोबैको प्लांट था उसके इन्फेक्टेड प्लांट से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया और उसको एक हेल्दी प्लांट में डाल दिया, और फिर देखा कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो गया। तो वहां से उन्होंने बोला कि ये कुछ फ्लूइड है जिसके जो इन्फेक्शन कोज कर रहा है एग्जैक्टली, और उन्होंने उसका नाम वायरस दिया, बेजरिंग ने। देन वी हैव स्टेनले, जिन्होंने स्टेनिंग वगैरह के थ्रू इसका क्रिस्टलाइन नेचर प्रूफ किया कि भाई ये क्रिस्टल है छोटा सा जो बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ये इनर्ट होस्ट सेल के बाहर, एक्टिव नहीं है, एंड एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, विदाउट एनी एक्सेप्शन पैरासाइट ही रहेगा ये हमेशा, ऑब्लिगेट। सबसे पहले इवानोवस्की, देन हमारा बेजेरिंग, देन हमारा स्टेनले। 1892, 1898, 1935। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस के पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन है ये तो बता दिया हमारे स्टेनले ने, लेकिन इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी है, वो हमारा डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, बट दोनों नहीं पाए जा सकते एक ही वायरस के अंदर। इसीलिए हम वायरस को वी कॉल देम न्यूक्लियो। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्टियस है। इन जनरल वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तीनों हो सकते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लो। प्लांट्स के केस में ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो इन्फेक्ट करेंगे, बट इन केस ऑफ एनिमल्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। ये इन्होंने हमको बताया था। नेक्स्ट आ जाओ। देन वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कुछ भी हो सकता है। अब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हमने बोला बैक्टीरियोफेज। एंड ये बैक्टीरियोफेज क्या थे? इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। इनका जो प्रोटीन कोट होता है उस प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सोमियर, छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है, एंड दोज यूनिट्स आर कैप्सोमियर, जो कि न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करके रखते हैं। इनका जो कैप्सोमियर है वो एक हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है। इस लाइन को भी हाईलाइट करो, किसमें अरेंज होता है? हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है। ये वायरसेस आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीज कोज कर सकता है, मर्म, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एनीथिंग। जो एड्स है आपका वो भी एक वायरल डिसीज है। प्लांट्स के अंदर मोजेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेंस, ड्वार्फनिंग, स्टंटिंग, ये सब वायरल डिसीज के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक एक चीज। साइंटिस्ट का नाम इवानोवस्की, बेजरिंग, स्टेनले। इवानोवस्की, बेजरिंग, स्टेनले, 1892, 1898, 1935। फिर आ जाते हैं हमारे पास वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। अब हमने सिंपल देखा वायरस क्या है हमारे पास, जिनके पास न्यूक्लिक एसिड है प्लस प्रोटीन है। अब हमने क्या किया, इनके अंदर से प्रोटीन हटा दिया, तो हमारे पास बन गए क्या? वायरॉइड्स, ओनली न्यूक्लिक एसिड। अब हमने इनके अंदर से न्यूक्लिक एसिड हटा दिया, सिर्फ प्रोटीन बच गया, तो ये बन गए हमारे पास ट्रायॉन्स। सिंपल। वायरॉइड किसने दिया था? 1971 में, 1935 के बाद, स्टेनले के बाद आया था ये। टियोडाइनर ने दिया था इसको। और ये वायरस से भी छोटे होते हैं बिकॉज मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो प्रोटीन रखता है ऑक्यूपाई, प्रोटीन ही हटा दिया, तो सबसे बड़ा वायरस। वायरस के बाद प्रायॉन्स, प्रायॉन्स के बाद वायरस।
सबसे छोटे वायरस होते हैं। एंड ये क्या कोज करता है, पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिसीज ये कोज करता है। इनके पास एक फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है। प्रायोन्स क्या है, प्रायोन्स आपका जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसीज कोज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल। एंड इनका जो साइज होता है ऑलमोस्ट वायरस के सिमिलर होता है, ठीक है। इनके द सम नोटेबल डिसीज जो हमारे प्रायोन्स कोज करते हैं, आपकी BSE डिसीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मेड काउ डिसीज भी बोलते हैं, कैटल्स के अंदर बहुत कॉमन डिसीज है। एंड उसके साथ साथ एक और इनका एनालोगस वेरिएंट है CJD डिसीज, जो कि ह्यूमंस में पाई जाती है, CR जैकॉब डिसीज। दोनों डिसीज याद रखना, BSE एंड CJD। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। जिसका एल्गल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलता है, फाइकोबायंड। जिसका फंगल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायंड। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक, बिकॉज एक ऑटोट्रॉफिक एक हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक फूड बना के देगा, हेटेरोट्रॉफिक उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, उसको मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। So close in this association, the one saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. lichen SO2 pollution indicator होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में पाया जाएगा जहां पे कभी भी पोल्यूशन नहीं हो सकता। आई होप आज का एनसीईआरटी वाला सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ होगा। अभी वीडियो फिनिश नहीं हुआ है, अब जल्दी से हम लोग जितना हमने पढ़ा उसको वर्बली रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, नोट्स वोट्स सब बंद कर दो, सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर विद एरिस्टोटल, जिन्होंने प्लांट और एनिमल को डिफरेंशिएट किया। प्लांट, ट्रीज, हर्ब, शब्स, एनिमल्स, रेड ब्लड एंड विदाउट देम। फिर कैरोलस लीनियस आया, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। देन RH वुडटेकर आए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका पूरा टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है प्रोटिस्टा। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा, सारे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में आ गए। मोनेरा, मोनेरा का सोल मेंबर ही बैक्टीरिया था। दे हैव 4 शेप्स, कोकाई, स्पाइरलम, विब्रियो एंड कोकाई, स्फेरिकल, बेसिलस, बेसिलस इज द फोर्थ वन शेप, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव आर्की बैक्टीरिया, नहीं उससे पहले कोई लाइन थी, बैक्टीरिया दिखने में सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल एंड मिथेनोजन। क्यों, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और मिथेनोजन रुमिनेंट एनिमल्स, काउस, बुफालोज के अंदर मीथेन प्रोडक्शन का काम करते हैं। देन वी हैव आपके यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, उसमें एग्जांपल हमने देखा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका एनाबीना नोस्टॉक, 2 एग्जांपल देखे, डायग्राम देखा था। उसके पास एक सेल था नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, वो आपकी हिट्रोसिस, जो कि एल्गल ब्लूम का भी फॉर्मेशन कर सकती है। एंड उसके बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। देन वी हैव आपका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक फैकल्टेटिव एनारोब है, सेल वॉल नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा, पैथोजेनिक भी हो सकता है एनिमल्स प्लांट्स दोनों में। फिर आ जाते हैं हम प्रोटिस्टा, इट हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, मोस्टली एक्वेटिक है, क्राइसोफाइट्स, डायटम्स एंड डेस्मिट्स, गोल्डन एल्गी। डायटम्स, डायटमीशियस अर्थ करेंगे, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन है। एंड उसके साथ साथ इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी हुई है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिस भी जगह पे रहता है वहीं पर डिपोजिट होकर डायटमीशियस अर्थ बना देती है। एंड उस सेल को हम फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं और पॉलिशिंग में यूज करते हैं, ऑयल एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके डायनोफ्लैजिलेट, दे हैव 2 फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, एग्जाम्पल गॉनिले। उसके आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं, वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हैं। इसके साथ साथ ये अलग अलग कलर शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट। गॉनिलेस एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, रेड सी टाइड ये कोज करता है, और इसके साथ साथ ये पॉइजन भी सिक्रीट करता है, जिस भी एक्वेटिक बॉडी में रहेगा एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ कराएगा। देन वी हैव यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड बॉडी फ्लेक्सिबल है बिकॉज इसके बाहर सेल वॉल ना होकर एक प्रोटीन की लेयर होती है पेलिकल, जो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इसके पास भी 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला। देन वी हैव स्लाइम मोल्ड, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और स्पोर्स बनाएगा। ट्रू वॉल होगी स्पोर्स के अंदर, सेवरल ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं एंड एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होता है। प्रोटोजोन्स, फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिया है सीलिएटेड, अमीबॉइड, एंड देन स्पोर लाइक स्टेज दिखाएंगे स्पोरोजोन, ट्राइपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था। फिर आ जाता है हमारे पास फंजाई। फंजाई के अंदर हमारे पास हाइपी लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी का पूरा नेटवर्क बना दो तो माइसीलियम। यूनिसेलुलर आपका ईस्ट होता है फंजाई,
मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। कॉस्मोपॉलिटियन होता है सॉइल एयर, हर जगह ये पाए जाते हैं। इनके अंदर एक डाइकैरियन स्टेज आती है जो कुछ ही फंजाई के अंदर आते हैं। सिर्फ 2 क्लासेस, बेसिडियोमाइसीटीज एंड एस्कोमाइसीटीज, 2 क्लासेस के अंदर ही पाया जाता है। देन उसके बाद हमने देखा इनके अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप के स्पोर्स पाए जा सकते हैं। इनका मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम का स्पोर फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन, इन सब के बेसिस पे हमने इनको क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास थी हमारी फाइकोमाइसीटीज, जिसका स्पेशल कैरेक्टर था कि ये आपका, इनका माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है और कोइनोसाइटिक है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसे स्पोर्स पाए जा रहे थे, एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर देखे थे जो कि एंडोजीनसली बन रहे थे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। देन वी हैव आपका फाइकोमाइसिटीज के बाद वी हैव एस्कोमाइसिटीज, जिसका मेन एग्जाम्पल मोस्टली इसके अंदर मल्टीसेलुलर आता है, रेयरली यूनिसेलुलर है, वो है आपका ईस्ट। ये कॉप्रोफाइलस होते हैं, काउ डंग के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। माइसीलियम सेपरेट होगा इनका प्रॉपरली और ब्रांच्ड होगा। इनके अंदर एसेक्सुअल जो स्पोर्स हैं आपका, एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजीनसली, सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजीनसली ग्रो करेंगे। एसेक्सुअल वाले कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया ग्रो करेंगे और सेक्सुअल में आपका आपका एस्कोकार के ऊपर एस्कोस्पोर्स ग्रो करेंगे। इसमें न्यूरोस्पोरा सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। फिर आता है हमारे पास उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियो में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स उनके अंदर पाए जाते हैं। और वो ही सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल कैसे बनने चाहिए, एंडो, बट यहाँ पे एक्सो बनते हैं। बेसिडियो कार्प के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स बनाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है मशरूम्स वगैरह, ये हमने याद किया था। एंड इसी के अंदर डाइकैरियन स्टेज भी पाई जाती है। मोस्ट कॉमनली इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी आपका देखा जाता है। एंड उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज विच इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स है बट सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। एग्जाम्पल हमने देख लिए थे इसके। फिर हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट, ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पैरासाइट के जैसे रहने वाला केस्कटा। वायरस के अंदर जब हम आए थे तो वायरस के अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले हमारे पास इवानोवस्की थे, फिर उसके बाद हमारे बेजरिंग थे, देन डब्ल्यू एम स्टेनले एंड देन टी ओ डायनर। 1971 में स्टोरी खत्म हुई थी। डब्ल्यू एम स्टेनले 1935 में इन्होंने किया था। प्रायोन्स क्या थे, प्रायोन्स में 2 डिसीज याद रखनी है, सीजेडी एंड बीएसई, दोनों डिसीज। एंड आपका जो वायरोइड्स है, वायरोइड्स कैसी डिसीज, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज कोज करता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। एंड आप लोगों का बहुत अच्छे से, अगर मैंने ये वीडियो आप लोगों का 1 आवर अराउंड 17 मिनट्स का कंप्लीट वीडियो आपका बना है, तो अगर आप इसको इंटू 2 की स्पीड से भी या अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चला के देंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका 50 मिनट में, सिर्फ एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठो और लेक्चर चला के देखो, 50 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एंड चीजें याद करके आप जाओगे इस लेक्चर के बाद। तो आई होप अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना। एंड कोई भी आप लोगों को लगा कि मैम हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज आप साथ में पीवाईक्यू कराओ या एनीथिंग एल्स, तो हम विल ट्राई कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव करके चलेंगे। आई होप लेक्चर अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इसी चैनल पे आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड सारी डिटेल्स मिलने वाली है। We'll see you in the next lecture. Bye everyone.